जी हमारे 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर नेम है जी वर्क एनर्जी एंड पावर, और आज का हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो आए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जी वर्क। कि वर्क साइंस या फिज़िक्स वर्क किसे कहती है वो आज हम समझेंगे। तो फोर्स एंड डिस्टेंस आर टू एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वर्क। फोर्स और डिस्टेंस दोनों लाजमी एलिमेंट्स हैं वर्क के। When a constant force acting on a body, जब एक फोर्स एक्ट कर रही हो एक बॉडी के ऊपर, मूव इट थ्रू सम डिस्टेंस, और बॉडी कुछ फासले तक हरकत करे, वी से दैट, हम ये कहेंगे द फोर्स हैज़ डन वर्क, के फोर्स ने काम किया है, वर्क किया है। तो वर्क की डिफाइन ये बनती है कि वर्क इज़ डिफाइन एज प्रोडक्ट। वर्क प्रोडक्ट होती है किस किस की जी? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की, यानी फोर्स की, एंड द डिस्टेंस, और जो फोर्स के नतीजे में डिस्टेंस कवर होगा, एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये बात भी आपने याद रखनी है कि डिस्टेंस कहाँ पर कवर होना चाहिए? फोर्स की सिमत में। तो वर्क एक प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्टेंस की, और वो डिस्टेंस होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कंसीडर करें जी एक डायग्राम। अब ब्लॉक ऑफ वुड लाइंग ऑन द टेबल, एक लकड़ी का ब्लॉक है जो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। इफ़ वी एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन द ब्लॉक, अगर हम इस ब्लॉक पर, पहले ब्लॉक यहाँ पर पड़ा है, उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो ब्लॉक अपनी पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चला जाता है, और वो जो फासला तय करता है वो कितना है जी? एस। इफ़ वी एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन अ ब्लॉक टू मूव इट थ्रू अ डिस्टेंस एस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो देखें देन द वर्क डब्ल्यू डन बाय द फोर्सेस, जो वर्क यहाँ पर होगा वो कैसे फाइंड किया जाएगा? वो फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके, यानी कि क्योंकि हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा है कि वर्क प्रोडक्ट होती है फोर्स और डिस्टेंस की, तो फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके आपको वर्क मिलेगा। फ्रॉम फार्मूला इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, फार्मूला से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये बात अखज़ कर सकते हैं, इफ़ सम फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन द बॉडी बट देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, अगर जिस्म पर फोर्स तो लग रही हो लेकिन फासला कोई ना कवर हो रहा हो, कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर ना हो, देन नो वर्क इज़ डन, तब हम ये कहेंगे कि कोई वर्क नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ मैन इज़ पुशिंग हार्ड अ वॉल, एक बंदा बड़ा ही सख्ती से दीवार को पुश कर रहा है, बड़े ज़ोर के साथ, बट द वॉल रिमेन फिक्स्ड इन इट्स प्लेस, लेकिन दीवार अपनी जगह पर ही रहती है। इन दिस केस, इस केस में द मैन इज़ डूइंग नो वर्क, बंदा कोई भी वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं वर्क कर रहा? क्योंकि दीवार अपनी जगह पे है, डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। सिमिलरली इफ़ अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी ज़ीरो, अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स ही नहीं लग रही या फोर्स ज़ीरो है, एंड इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वो बॉडी मूव कर रहा है, देन वर्क फिर भी क्या होगा? वर्क फिर भी ज़ीरो होगा। जैसा कि हमने क्या बोला कि F ज़ीरो है, तो वर्क का फार्मूला है F मल्टीप्लाई बाय S, तो F की जगह पे ज़ीरो आ गया, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय S क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो वर्क दो सूरतों में ज़ीरो होता है, अगर फोर्स ना लगे तब भी वर्क ज़ीरो, और अगर फोर्स लग रही है, डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, तब भी वर्क ज़ीरो। तो दोनों सूरतों में वर्क ज़ीरो होगा। वट विल बी द वर्क डन, वर्क कितना होगा? व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब बॉडी पर फोर्स लग रही हो और वो फोर्स मेकिंग एन एंगल थीटा, और वो फोर्स एंगल बना रही हो कोई अननोन एंगल थीटा, विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की सिमत के साथ। आप इस डायग्राम पे गौर करें तो यहाँ पर एक फोर्स है F जो एंगल बना रही है थीटा, और एंगल किसके साथ बना रही है? मोशन की डायरेक्शन में। तो मोशन देखें आगे की तरफ हो रही है, तो यहाँ पर एंगल एक अननोन थीटा बन रहा है। इस केस में क्या करेंगे जी? इन दिस केस वर्क इज़ डन, इस केस में वर्क जो होगा वो होगा ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स के कंपोनेंट की वजह से होगा। तो किस वजह से यहाँ पर वर्क होगा जी? कंपोनेंट की वजह से। और कंपोनेंट कैसे बनाते हैं ये हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में सीखा है। ये देखें, ये एक फोर्स है जो कि यहाँ पर x या मोशन के साथ एंगल बना रही है थीटा, तो हम यहाँ पर फोर्स की रेजोल्यूशन कर देंगे। तो फोर्स की जब रेजोल्यूशन करेंगे तो हमें दो कंपोनेंट मिलते हैं, एक f साइन थीटा और एक f कोस थीटा। तो यहाँ पर आप देखें कि कौन सा कंपोनेंट मोशन की सिमत में है, तो वो है जी f कोस थीटा। तो ये जो f कोस थीटा है, ये जो कंपोनेंट है, ये मोशन की सिमत में है।
देखें बॉडी ऊपर की तरफ कोई मोशन नहीं हो रही, एफ साइन थीटा मोशन में कोई किरदार अदा नहीं कर रहा, यानी कि ये कंपोनेंट कोई मोशन में किरदार अदा नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस केस में, वर्क तब होगा या किस वजह से होगा, ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स के कंपोनेंट की वजह से। कौन सा कंपोनेंट, विच एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो मोशन की सीमत में एक्ट कर रहा होगा। तो रिजॉल्व द फोर्स एफ इनटू इट्स कंपोनेंट, फोर्स के वो उसके कंपोनेंट्स में तोड़ दें। वी हैव द कंपोनेंट्स, हमारे पास जो कंपोनेंट्स होगा वो कौन सा है जी, एफ कोस थीटा होगा, जो एक्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की सिमत में एफ कोस थीटा एक्ट करेगा। देयरफॉर इसलिए वर्क का फार्मूला हमने पढ़ा है जी, W मल्टीप्लाई बाय एफ मल्टीप्लाई W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस। तो एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, और एफ एस मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे एफ एस, और आखिर पे कॉस थीटा। तो ये वर्क का फार्मूला, दूसरा वर्क का फार्मूला, और ये कब यूज़ होगा, जब फोर्स एंगल बना रही हो कोई थीटा किसके साथ, विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दिस इज द केस व्हेन फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड आर इन द सेम डायरेक्शन। ये वो केस है जब फोर्स और डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में हो। अगर फर्ज करें ना हो, अगर इफ़ थीटा इज़ 90, अगर एंगल कितना हो जाए थीटा का 90, जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर एंगल आपको 90 नज़र आ रहा है। कैसे, एक बंदा है जी जिसने एक बैग को पकड़ा हुआ है और वो फोर्स किस तरफ लगा रहा है, ऊपर की तरफ, और वो मूव कर रहा है, तो मूव करने से डिस्टेंस आगे की तरफ कवर हो रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितना बनेगा, 90, यानी दोनों के दरमियान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90। तो अगर आपका जो एंगल थीटा है वो कितना हो जी, 90, तो कोस 90 किसके बराबर होता है जी, 0 के। इसका मतलब होगा कि फोर्स है ज़ीरो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स का कोई भी कंपोनेंट मोशन की डायरेक्शन में नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर कोस 90 होगा एंगल, और वो एंगल कोस 90 ज़ीरो होता है। तो फार्मूला है जी, अभी हमने बनाया एफ एस कोस थीटा, थीटा की जगह पे 90 आ गया, कोस 90 कैलकुलेटर में लेंगे तो वो 0, तो वर्क क्या होगा, 0। यानी हर दफ़ा वर्क 0 होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना बने, 90 का। देखिए हमने 3 केसेस पढ़ लिए कि अगर किक बॉडी पर फोर्स 0 है तब भी वर्क 0, अगर डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा तब भी वर्क 0, और अगर फोर्स और डिस्टेंस हैं लेकिन उनके दरमियान एंगल 90 है तो तब भी वर्क 0। दिस इज़ द केस, ये केस वो है, दिस इज़ द केस, ये केस है व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है, 90 के एंगल बनाते हैं। लुक एट दिट फिगर, आप फिगर में देख सकते हैं कि इफ़ अ पर्सन कैरीज अ बैग टू सम डिस्टेंस, अगर एक बंदा बैग को लेकर जाता है किस डिस्टेंस तक, दिस ज़ीरो इज़ ज़ीरो, यानी दिस वर्क इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पर इसका जो वर्क होगा वो 0 होगा, क्यों, बिकॉज द फोर्स अप्लाइड, जो वो फोर्स लगा रहा है टू होल्ड द लोड, उस वज़न को उठाने के लिए बैग का, वो अपवर्ड है और वो परपेंडिकुलर है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। तो डिस्टेंस आगे की तरफ कवर हो रहा है, तो यहाँ पर फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल 90 है। नेक्स्ट है जी यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट क्या है जी, वर्क का यूनिट होता है जी जूल। तो जूल कितने के बराबर होता है जी, 1 जूल इज़ अ वर्क डन, 1 जूल उस वर्क के बराबर होता है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन की फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बॉडी पर अमल कर रही हो, एंड बॉडी मूव्स इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, उसके नतीजे में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करे, 1 मीटर। यानी अगर 1 न्यूटन फोर्स लगे बॉडी पर और बॉडी कवर करे 1 मीटर डिस्टेंस इन इट्स ओन डायरेक्शन, जिस तरफ फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में, तो वर्क कितना होगा, 1 जूल होगा। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, ये वर्क के फार्मूले से बनता है। वर्क की जगह पे जूल आ गया, एफ की जगह पे न्यूटन आ गया, और एस की जगह पे मीटर आ गया, क्योंकि ये इनके एसआई यूनिट है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही हो गया, न्यूटन मीटर से मल्टीप्लाई होकर न्यूटन मीटर हो गया, यानी कि जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। ये कहता है जी जूल एक छोटा यूनिट है, बिगर यूनिट्स आर आल्सो यूज लाइक 1 किलो जूल। तो अगर 1 किलो जूल यूज़ कर रहे हैं तो ये किलो इसमें प्रीफिक्सेस है जिसकी में 10 की पावर 3 होता है। 1 मेगा जूल, मेगा भी इसमें प्रीफिक्सेस है जिसकी वैल्यू 10 की पावर 6 होती है। तो ये था जी हमारा वर्क लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी एनर्जी क्या होती है। एनर्जी कैन बी डिफाइन एज, एनर्जी की हम इस तरह तारीफ कर सकते हैं, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, यानी कि किसी भी जिस्म के काम करने की जो सलाहियत है वो उसके एनर्जी की वजह से है। यानी अगर एक बॉडी काम करने की सलाहियत रखता है तो इसका मतलब उस बॉडी में एनर्जी है, और अगर एक बॉडी कोई काम करने की सलाहियत नहीं रखता तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी नहीं है या एनर्जी लो है।
देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की दो बुनियादी टाइप्स हैं जी, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। द कम्बिनेशन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ एनर्जीज, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का अगर कॉम्बिनेशन हो यानी इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो इसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इट इज़ कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी, यानी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का या कॉम्बिनेशन दोनों एनर्जी का वो क्या कहलाता है जी, मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। नेक्स्ट है जी काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की वो एनर्जी होती है दैट अ बॉडी पोसेस्ड, जो जिस्म रखता है कब, बाय विर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, उसकी मोशन की वजह से। यानी कि अगर एक बॉडी मोशन में है तो उसमें जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर एक बॉडी मोशन नहीं कर रहा तो उसमें कभी भी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। यानी बहता हुआ पानी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं वो अपने साथ चीज़ों को उड़ा के ले जाती हैं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, तो इनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी जहाँ पर भी मूवमेंट होगी तो उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी समय कब पैदा होती है, जब कोई बॉडी क्या करता है, मोशन करता है, और बिना मोशन वाले बॉडी में काइनेटिक एनर्जी पैदा ही नहीं हो सकती। टू फाइंड आउट हाउ मच काइनेटिक एनर्जी अ बॉडी, मूविंग बॉडी पोसेस, ये मालूम करने के लिए कि हरकत करता हुआ जिस्म कितनी काइनेटिक एनर्जी रखता है, एन ऑपोजिट फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन द बॉडी, एक हम मुखालिफ फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर ताकि उस बॉडी को स्टॉप किया जा सके। देन द वर्क डन बाय द फोर्स, फिर जो वर्क किया होगा फोर्स ने, विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो वो जो आपकी फोर्स ने वर्क किया है वो किसके बराबर होगा, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, जिसे ई के से ज़ाहिर किया जाता है, वो किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होगी। सपोज अ बॉडी ऑफ मास एम इज़ मूविंग विद वेलोसिटी वी, फर्ज करेंगे एक बॉडी है वो किसी वेलोसिटी वी से मूव कर रहा था। एन ओपोजिंग फोर्स एफ एक्ट ऑन अ बॉडी, उस बॉडी के ऊपर मुखालफ फोर्स लगाई। थ्रू अ डिस्टेंस एस ब्रिंग्स इट टू द रेस्ट, थोड़ी देर के बाद या थोड़ा फासला कवर करने के बाद वो बॉडी किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। तो हम इसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं कि उस बॉडी में जब वो मूव कर रहा था तो कितनी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर प्रोड्यूस हुई। तो काइनेटिक एनर्जी अभी हमने बताया किसके बराबर होती है जी, वर्क डन के बराबर होती है। और वर्क किसके बराबर होता है, एफ मल्टीप्लाई बाय एस के। काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर और वर्क बराबर है एफ मल्टीप्लाई बाय एस के। एज़ यू नो हम जानते हैं कि एफ़ किसके बराबर होता है जी, एम ए के, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और एस किसके बराबर होता है, वी मल्टीप्लाई बाय टी के, यानी ये डिस्टेंस का फार्मूला है। एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। और वी की जगह पे कौन सी वेलोसिटी लेनी है, एवरेज वेलोसिटी लेनी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है जी, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को सम कर देंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी वी थी और फाइनल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि वो बॉडी रेस्ट में आ चुका था। तो v प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज वेलोसिटी निकाली जा रही है, ये मल्टीप्लाई बाय टी एज इट इज़ आ गया। v प्लस 0 क्या हो गया जी, v हो गया, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई बाय टी भी एज इट इज़ आ गया। यानी कि s का फार्मूला हो गया v ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टी और f का फार्मूला हो गया इज़ इक्वल टू एम ए। तो ये हम f की जगह पर m ए पुट करेंगे और s की जगह पर v ओवर टी मल्टीप्लाई बाय टी पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। तो f की जगह पे m ए आ गया और s की जगह पर आ गया v ओवर टी मल्टीप्लाई बाय टी। तो यहाँ से फार्मूले को रीअरेंज करेंगे, ये जो 2 है ये 1 ओवर 2 के साथ शुरू में आ गया, बाकी क्या बच गया जी, एम ए और मल्टीप्लाई बाय वी टी, यानी एक एम ए बच गया और वी टी बच गया। यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ बनेगा वो स्लोप आपकी नीचे की तरफ आएगी, जो इस बात को शो करेगी कि आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है। तो यानी यहाँ पर आपकी जो स्लोप है उसको हम नेगेटिव कहेंगे। क्यों नेगेटिव कहेंगे, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज़ करते हुए एक्सेलरेशन इज़ गिवन बाय इट्स स्लोप। तो एक्सेलरेशन कहाँ से हमें मिलेगी, उसकी स्लोप से। तो एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी वेलोसिटी को टाइम पर डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगी। और ये स्लोप क्या कहलाएगी, नेगेटिव स्लोप कहलाएगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और फोर्स आर ऑपोजिट डायरेक्शन। जो वेलोसिटी थी बॉडी की उसकी ऑपोजिंग फोर्स लग रही थी जो उसकी वेलोसिटी को कम कर रही थी और उसको रेस्ट में लेके आती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वेलोसिटी और फोर्स दोनों क्या है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन में है।
तो यहाँ से हमारे पास जो फार्मूला आया वो एक ही जगह पर क्या आ जाएगा, V/T। तो यहाँ पर हमने एक ही जगह पर V/T पुट करना है। तो फार्मूला था हमारे पास 1/2 ma मल्टीप्लाई बाय VT, और इस V की जगह पर क्या पुट कर दिया, ये इस एक ही जगह पर हम पुट करेंगे, इस एक ही जगह पर V/T। ठीक है, तो ये एक ही जगह पर V/T आएगा। 1/2 एज इट इज़, m एज इट इज़, एक ही जगह पर आ गया आपका V/T मल्टीप्लाई बाय ये VT एज इट इज़। तो यहाँ पे T से कैंसिल हो गया, और फार्मूले को रीअरेंज करें तो क्या बना, 1/2 m एज इट इज़, और V मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, V का स्क्वायर। तो ये है जी हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला, क्या है जी, 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है जी, ये था ये आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।